इजराइल ने ईरान पर बड़ा अटैक किया है। दर्जनों मिलिट्री और न्यूक्लियर साइट्स को तबाह किए हैं। कई परमाणु वैज्ञानिकों और कमांडरों को भी मारने का दावा किया जा रहा है। इजरायली सेना ने ईरान की राजधानी तेहरान में बमों से हमला किया। इसके अलावा इजराइल ने ईरानी आर्मी के ठिकानों और न्यूक्लियर ठिकानों पर भी अटैक किया है। इजराइल ने 13 जून को कहा कि उसने ईरान पर बड़ा अटैक किया है। ईरानी मीडिया ने बताया कि तेहरान में विस्फोटों की आवाज सुनी गई है। इजराइल ने तेहरान द्वारा मिसाइल और ड्रोन हमले की आशंका में आपातकाल की स्थिति घोषित किया है। इजराइल के एक सैन्य अधिकारी ने कहा कि इजराइल दर्जनों परमाणु और सैन्य टारगेट पर हमला किया है। इजराइल की माने तो ईरान के लिए परमाणु बम बना रहे हैं। वैज्ञानिकों पर भी हमला किया गया है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू की माने तो उनका कहना था कि ईरान के मुख्य न्यूक्लियर प्लांट को निशाना बनाया गया। ईरानी बम बनाने पर काम कर रहे प्रमुख ईरानी परमाणु वैज्ञानिकों को टारगेट किया। ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम के केंद्र पर भी अटैक किया है। नेतन्याहू ने इस हमले के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को भी धन्यवाद कहा है। कहा कि प्रेसिडेंट ट्रंप को उनके नेतृत्व और ईरान के परमाणु कार्यक्रम का सामना करने के लिए धन्यवाद कहा है। बताते चले कि इजरायली हमले में ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के चीफ कमांडर हुसैन सलामी भी मारे जा चुके हैं। ईरानी मीडिया ने इसकी पुष्टि की है। ईरान का रिवॉल्यूशनरी गार्ड इस देश के मुख्य शक्ति केंद्रों में से एक होता है। ये ईरान के बैलिस्टिक मिसाइलों को नियंत्रित करते थे। द टाइम्स ऑफ इजराइल की माने तो सलामी के अलावा इस हमले में इजराइल का मानना है कि ईरान के सैन्य प्रमुख मोहम्मद बाघेरी, सेना के शीर्ष अधिकारियों के अन्य सदस्य और वरिष्ठ परमाणु वैज्ञानिक भी ईरान के आईडीएफ के शुरुआती हमले में मारे गए हैं। नेतन्याहू की माने तो अभी कार्रवाई नहीं करेंगे तो उनकी अगली पीढ़ी नहीं आएगी। हमले के बाद इराक ने अपने एयर स्पेस को बंद कर दिया है। अब इराक के सभी एयरपोर्ट बंद है। कहीं से भी विमानों की आवाजाही नहीं हो पा रही है। पीएम नेतन्याहू की माने तो ईरान ने अब तक इतने यूरेनियम जमा कर लिए हैं कि वो कभी भी परमाणु बम बना सकता है। उसके पास 9 परमाणु बम बनाने की क्षमता भी है। ईरान इस यूरेनियम से बम बनाने जा रहा था। अगर ईरान को रोका नहीं जाता तो वो कभी भी एटम बम बना सकता था, 1 महीने के भीतर या 1 साल के अंदर। लेकिन इजराइल ऐसा कभी नहीं होने देगा। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल कैटेज ने ईरान पर इजराइल के हमले के बाद पूरे देश में इमरजेंसी की घोषणा की है। चेतावनी दी है कि इजराइल और उसके नागरिकों को निशाना बनाकर मिसाइल और ड्रोन हमले बहुत जल्द होने की उम्मीद भी है। उन्होंने पूरे देश में घरेलू मोर्चे पर इस आपातकाल की स्थिति को लागू करने के लिए आदेश भी जारी किया है। पूरे इजराइल में सायरन बजने के साथ ही प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान के खिलाफ हवाई हमले जारी करने के दौरान अपने सुरक्षा मंत्रिमंडल की तत्काल बैठक बुलाई है। इजराइल ने इस ऑपरेशन को उगता हुआ शेर यानी राइजिंग लायन नाम दिया था। इजराइल ने कहा कि वो ईरानी कमांडरों और मिसाइली कारखानों को भी टारगेट बनाया था। तेहरान द्वारा जवाबी मिसाइल और ड्रोन हमले की आशंका को जताते हुए इजराइल अलर्ट पर है। इजराइल डिफेंस फोर्सेस के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल इयाल जमीर का कहना है कि सेना हजारों सैनिकों को जुटा रही है, सभी बॉर्डर पर तैयारी कर रही है। उनका मानना है कि जो कोई भी उन्हें चुनौती देने की कोशिश करेगा उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इस हमले पर अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को ने कहा कि इजराइल ने ईरान के खिलाफ एक तरफा कार्रवाई की है। अमेरिका की माने तो ईरान के खिलाफ हमलों में वो शामिल नहीं है। देखिए, रिहायशी इलाकों पर अटैक का जहां तक सवाल है नेहा, आप इस चीज के अंदर देखें कि ईरान की तरफ से जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक ये जो रिहायशी इलाके थे वो इलाके थे जहां पर जो इस्लामिक गार्ड है ईरान की उसके प्रमुख कमांडर्स रहते थे। जाहिर तौर पर ये वो इलाके हैं जो रिहायशी ही होंगे, वहां पे परिवारों के साथ वो लोग रहते थे। लेकिन इजराइल की अगर बात करें तो इजराइल ने उन जगहों को निशाना बनाया है जहां पर जो लोग ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए जिम्मेदार थे या जो कि ईरान की जो मिलिट्री एक्टिविटीज हैं उनके लिए जिम्मेदार थे, उन्हें निशाना बनाया है। इन्हें वो प्रिसिशन स्ट्राइक कह रहा है। साथ ही बेंजामिन नेतन्याहू के जिस बयान का आपने जिक्र किया, जिसे आपसे थोड़ी देर पहले आपने प्ले आउट भी किया था,
उस बयान के अंदर साफ नजर आता है कि किस तरीके से इजराइल इस चीज के लिए प्रतिबद्ध है कि वो इन कार्रवाइयों को जारी रखेगा। ये बड़ा खतरा हो सकता है, बड़ा खतरा इस लिहाज से भी हो सकता है अगर हम केवल भारत के नजरिए से बात करें। इस पूरे इलाके के अंदर, अगर पश्चिम एशिया के इलाके के अंदर एक नया तनाव का मोर्चा खुलता है, तो इस इलाके के अंदर खाड़ी देशों के इलाके में, पश्चिम एशिया के इलाके में भारत की करीब 80 लाख से ज्यादा की आबादी रहती है। साथ ही अगर आप गल्फ ऑफ पर्शिया और गल्फ ऑफ ओमान के जरिए वो जो पूरा रास्ता देखें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का, जहां से दुनिया की मेजर तेल सप्लाई आती है, दुनिया के अंदर इस टेंशन के मद्देनजर कल ही तेल के भावों के अंदर 4% का इजाफा देखने को मिला था। और ये टेंशन यदि ज्यादा लंबे समय तक चलता है तो ईंधन का, तेल का जो संकट है वो पूरी दुनिया के ऊपर गहरा सकता है, क्योंकि ईरान इससे पहले भी कई बार ये थ्रेटन कर चुका है, ये डर दिखा चुका है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जो है उसके ऊपर ब्लॉकेड लगा सकता है, उसके पास इस बात की काबिलियत है। और अगर ऐसा होता है तो अमेरिका पहले भी इस बात को लेकर चेतावनी दे चुका है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को किसी भी तरीके से वो रोकने नहीं देगा। यानी यहां पर एक कई देशों के बीच में टकराव की स्थिति बन रही है। साथ ही आप देखें कि इसराइल की तरफ से जिन जगहों को निशाना बनाया गया है, तेहरान के अंदर अब से कुछ देर पहले धमाके सुने गए हैं। सुबह सुबह करीब करीब 5:30 पौने 6 बजे का वक्त इस समय तेहरान के अंदर हो रहा है। धमाकों का सिलसिला अभी भी वहां पर सुनने में आ रहा है। साथ ही जिन इलाकों को निशाना बनाया गया है उसके अंदर नतांज भी शामिल है। नतांज जो है कोस्टल एरिया का इलाका है, जहां के ऊपर न्यूक्लियर फैसिलिटी है ईरान की, और न्यूक्लियर फैसिलिटी को यदि हिट किया जाता है तो वहां पर अभी नुकसान क्या हुआ है इसको लेकर खतरा है। जी।
देखिए, ये एक मैसेजिंग की तरह से इसे देखा जाना चाहिए। लेकिन आपके इस सवाल का मैं जवाब दूँ, उससे पहले मैं एक अपडेट आपको दे दूँ कि अमेरिका की तरफ से एक रोचक बयान इस पूरे मामले को लेकर आया है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो की तरफ से एक स्टेटमेंट दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि इज़राइल की तरफ से अमेरिका को ये बताया गया कि ये कार्रवाई ज़रूरी हो गई थी। हालाँकि अमेरिका ने ये साफ किया है कि इस कार्रवाई में उसका कोई हाथ नहीं है और साथ ही वो प्रिकॉशनरी मेजर लेते हुए अपनी फोर्सेस को वहाँ पर सिक्योर करना चाहता है। अपने ट्रूप्स को वहाँ से वो सिक्योर कर रहा है ताकि उनको किसी तरीके का नुकसान ना हो। साथ ही जिस तरीके से हसन साहब भी बता रहे थे कि ईरान की तरफ से ये कहा जा रहा है कि इस कार्रवाई के लिए उन्हें भी जवाब देना होगा, उन पर भी कार्रवाई होगी जो कि इजराइल की मदद कर रहे हैं। तो ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के अंदर चीजें और उलझती चली जा रही हैं। जहां तक न्यूक्लियर कैपेबिलिटी का सवाल है, अगर ईरान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी बरकरार रहती है तो जाहिर तौर पर आप बेंजामिन नेतन्याहू को सुन चुकी हैं, जो ये कहते हैं कि ये कार्रवाई जारी रहेगी। यानी ये कोई वन टाइम स्ट्राइक नहीं है, बल्कि नतांज, खुर्रमाबाद और खुंदाब, ये 3 जगहें तो अभी घोषित की गई हैं। जैसे ईरान ने माना है कि ये वो 3 जगहें हैं जहां पर टारगेट किया गया, ये 3 जगहें हैं जहां पर ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी है। साथ ही आपको याद होगा कि नेहा, कि इससे पहले भी इजराइल की तरफ से सीरिया और लीबिया ने जब कोशिश की थी कि वो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी हासिल कर लें, तो वहां भी उनकी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को खत्म करने के लिए इजराइल की तरफ से कार्रवाई की गई थी। इसलिए इजराइल का ये जो स्टैंड है कि वो किसी भी हालत में ईरान को एक न्यूक्लियर स्टेट नहीं बनने दे सकता, और खास तौर पर ऐसी स्थिति में जबकि हिजबुल्लाह की वो मदद कर रहा हो, साथ ही वो हूथियों की मदद कर रहा हो, जबकि वो हमास की मदद कर रहा हो, उन्हें उन्हें हथियार दे रहा हो। तो ये चीजें जो है वो उस मामले को और पेचीदा बनाती हैं। साथ ही नतांज जो है, उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन को अगर आप देखें तो वो खतरा इस बात का बढ़ता है कि समंदर के अंदर न्यूक्लियर रेडिएशन, अगर न्यूक्लियर फैसिलिटी वहां पर डिस्टर्ब होती है, वहां पर लीकेज होता है, रेडिएशन होता है, तो समंदर के अंदर वो फैल सकता है। साथ ही अक्रॉस के अंदर यूएई है, तो ये एक बड़ा और व्यापक संकट हो सकता है इस पूरे इलाके के लिए। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम टॉक।